blank, 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 and blank, blank, blank. Don't politicize the issue. You will repent. What I find in their argument is they have cut all their bamboos. कहीं पे भी ये सिद्ध कर दें तो मैं इस न्यायिक सदन से इस्तीफा दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा, मेरा नाम है तमन्ना। अगुस्ता की आग आज फिर संसद में भड़की। सुबह जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार के लिए मोर्चा संभाला, वहीं शाम को खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अगुस्ता चॉपर डील के हर फैक्ट को राज्यसभा में सामने रखा। कांग्रेस की तरफ से भी जोर शोर से बचाव हुआ। कांग्रेस का मोर्चा संभाला अभिषेक मनु सिंह भी, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने, दोनों राहुल और सोनिया गांधी लेकिन इस मामले पर आज चुप रहे। अगुस्ता चॉपर केस गांधी परिवार के लिए नया बोफोर्स बन सकता है, क्योंकि इसमें बार बार गांधीज का नाम लिया जा रहा है। ये मामला राजनीतिक तौर पर कितना डैमेज करेगा कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को कितना बल मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या अगुस्ता की सच्चाई आखिर में सामने आएगी या नहीं? इस पर आज हम खास चर्चा करें। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सापरा हमारे साथ हैं, पूर्व एडिशनल अटॉर्नी जनरल विकास सिंह से चर्चा होगी, वरिष्ठ वकील और पूर्व सीबीआई अधिकारी वाईपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह हैं, और खोजी पत्रकार और इंडिया संवाद के एग्जीक्यूटिव एडिटर दीपक शर्मा भी जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। फर्स्ट पोस्ट के राजनीतिक संपादक संजय सिंह का भी स्वागत करते हैं। पूरी चर्चा शुरू करने से पहले आइए आपको कुछ टुकड़े सुनाते हैं आज के संसद में जो हंगामा हुआ उसके, किस तरह से आमने सामने पार्टियां सामने रही। Christian Michel was given 6 million euros to manage the media in India in favor of the deal. Please, समझ ले बिना बोलिए। Yeah. Now, there, I wanted the government to go into this question as to who those journalists or newspapers are. This is also a cancer part of the corruption in the country, and therefore I would like the government to go into this matter. मेरे खिलाफ और मेरे लीडर्स के खिलाफ, चाहे पूर्व प्रधानमंत्री हो, एंटनी जी हो, और कांग्रेस प्रेसिडेंट हो, और कोई भी लीडर हो, मैं आज पूछना चाहूंगा कि इसी ऑर्डर में कहीं पे भी किसी भी लीडर को इंडिकेट किया गया है, इंडाइट किया गया है, किसी को भी आरोपी के रूप में कहीं पे भी पेंट किया गया है, कहीं पे भी ये कहा गया है कि इनमें से किसी ने घूस ली है या ब्राइब ली है। जेंटलमैन सिटिंग देयर, मैं उनसे कहूंगा कि कहीं पे भी ये सिद्ध कर दें तो मैं इस न्यायिक सदन से इस्तीफा दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ के चलूंगा। A litany of omissions and commissions at various stages of decision-making process indicate malafide and corrupt actions driven by the goal to favor a particular vendor. This has been recognized by the Italian court in their judgment. The decision to change the height was taken by then PMO, then government. We will place it here. From 6,000, I will place it here. All these things. From 6,000 to 4,000. It was taken at that time. तो एक सेंस मिला आपको कि किस तरह की हलचल रही दिन भर लोकसभा और राज्यसभा में भी। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। राम कृपाल सिंह जी, सबसे पहले आपने बहुत क्लोजली देखा कि किस तरह की बातचीत हुई। पूरे परसेप्शन गेम में आपके मुताबिक कांग्रेस पार्टी कितनी डैमेज हुई है, और बीजेपी क्या ये सिद्ध करने में कामयाब रही है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत करप्शन था उस समय और अगुस्ता उसका बस एक नमूना है? तमन्ना जी, आज पूरा देश इसलिए टीवी के सामने बैठा था कि आज रक्षा मंत्री जी बोलेंगे। किसी को ये नहीं पता था कि रक्षा मंत्री जी 7:30 बजे के बाद बोल पाए। मुझे भी आश्चर्य हुआ। रक्षा मंत्री जी सिर्फ इतना था कि वो सारे तथ्य रख रहे थे, वो क्रोनोलॉजिकल इवेंट क्या हुआ ये था। पूरा दिन भर मैं देखता रहा, उसी को लेकर के आधे अधूरे ज्ञान पर बहस होती रही,
और जब वो उठे या एंटोनी जी बोले और उन्होंने किया तो सारे फैक्ट्स सामने आ गए। अगर ये फैक्ट्स पहले रख दिए गए होते, हो सकता है कि राज्यसभा की परंपरा इससे टूट जाती, लेकिन अगर वो फैक्ट्स पहले रखे गए होते फिर दोनों पक्ष अगर बहस करते तो बेहतर होता। खैर, अब मैं आ रहा हूं इस बात पर, मुझे तो कोई विवाद इसमें दिखा ही नहीं। देखिए, इस पूरे मुद्दे में यूपीए भी एक चीज मानती है, एंटोनी जी ने कहा, पहली बात है कि करप्शन हुआ है, दूसरी बात घूस दी गई है। तो सवाल इस बात का है कि एनडीए भी यही कह रही है, यूपीए भी यही कह रही है, और सारी पार्टियां, बाकी पार्टियां भी कह रही हैं कि उनको पकड़िए। आज मैं बताऊं आपको, अगर सबसे अच्छी स्पीच किसी की रही है तो मैं शरद यादव जी को धन्यवाद दूंगा। मायावती जी ने बहुत बढ़िया बात बोली है, सीपीएम ने बहुत अच्छी बात बोली है, और अगर आप बहुत ध्यान देंगी तो ये तीनों सारी रीजनल पार्टीज आज एक सुर से कह रही थी कि संसद का ये प्रतिष्ठा का सवाल है, हम सब मिलकर के जो भी अपराधी है, जिसने पैसे लिए हैं वो, और चाहे जिसने पैसे लिए हों न लिए हों, लेकिन जिसने सार्वजनिक पद पर बैठ करके किसी भी तरह का फेवर किया है, उनको का भारतीय कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, उनके नाम देश की जनता के सामने आने चाहिए। और मायावती जी ने जो एक अच्छी बात कही कि दोनों, देखिए दोनों पार्टीज हैं, वो कोई भी सरकार कुछ भी करेगी, किसी को भरोसा नहीं होगा, वो कहेंगे कि पॉलिटिकल वो है। सुप्रीम कोर्ट, सबने इस बात को, सीपीएम ने भी माना, उन्होंने मायावती का समर्थन किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सीबीआई की जांच हो, निगरानी में इस देश की जांच को होनी चाहिए। ओके, लेकिन जो तथ्य सामने आए वाले पकड़े गए हैं, ओके, जो तथ्य सामने आए वाले भी पकड़े जाएं, बिल्कुल तथ्य सामने आए। ये सारी बातें पहले दिन से हो रही हैं, लेकिन चरणजीत सिंह सापरा जी, आज जो फैक्ट्स सामने रखे गए, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने फैक्ट्स रखे, उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बातें बताई, उससे एक बात तो साफ हुई कि अगस्ता वेस्टलैंड को ये डील मिलने में मदद मिली, कानून और नियम तोड़े मरोड़े गए, और उसके बाद जब सामने आ गई बात कि इसमें घूस दिया गया है, तो एक जांच जरूर बुलाई गई, लेकिन उस जांच में ज्यादा मदद नहीं की उस समय की सरकार ने। नहीं, दरअसल आज की जो पार्लियामेंट की जो व्यापक चर्चा हुई है, उसमें हर एक किसी ने अपने अपने फैक्ट्स रखे हैं। किसी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की है कि जो फैक्ट्स के बिना हो, वो चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो। सभी ने एमओडी के रेफरेंस के साथ में बात की है, पीआईबी के रेफरेंस के साथ में सबने बात की है, और कुल मिला के उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो प्रकरण है, ये शुरू हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी 1999 में, या उससे भी पहले शुरू हुआ है। अब वो हाइट कब बदली हुई, ये भी चर्चा हुई कि वाजपेयी जी की सरकार के समय में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मीटिंग हुई, एनएसए भी थे उसमें, हाइट 6000 से 4500 क्यों करनी है, वो चर्चा हुई। कैबिन की हाइट 1.8 मीटर क्यों रखी जानी चाहिए, ये चर्चा उस समय हुई। उसी को यूपीए की सरकार ने आगे 2004 के बाद में फॉलो किया। अब जब यूपीए की सरकार को पता चला कि इसमें गैर व्यवहार हुआ है या करप्शन हुआ है, तो इमीडिएटली अखबार में आते उन्होंने एमईए को लिखा कि हमको रोम से इसकी डिटेल मंगा के दीजिए। फिर उसके बाद में उसके ऊपर केस दर्ज किया गया सीबीआई की तरफ से, उसके 240 करोड़ रुपए कॉन्फिस्केट किए गए। मिलान में जाके केस लड़ा गया, 228 मिलियन यूरो रिकवर किए गए। उसके बाद में भी 3 हेलीकॉप्टर उनके कॉन्फिस्केट किए गए। कांग्रेस पार्टी ने जो करना था अपने कार्यकाल में, उसको ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी चालू करी है। अब ये तो सारा कांग्रेस ने किया। कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देने पड़ेंगे। वो देंगे जवाब, लेकिन देंगे जवाब, लेकिन पहले आ जाए इस बात पर, वो देंगे जवाब। जी, जफर इस्लाम जी, 1 मिनट 30 सेकंड लूंगा। नहीं, उस पार्ट पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता होते हुए, सत्ताधारी पक्ष होते हुए जेपीसी पार्लियामेंट में डिमांड करी थी।
अरुण जेटली जी विपक्ष, हालांकि जेपीसी विपक्ष डिमांड करता है, लेकिन अरुण जेटली जी ने उस समय जेपीसी एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है इस तरह से कहकर उसको झटक दिया। ओके, तो ये क्यों जफर इस्लाम जी, आज दिन भर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हमने तो माना कि स्कैम है, हमने माना कि ब्राइब दिया गया है, हमने जांच मंगवाई, हमने पैसे वापस करवा लिए, हमने सब कैंसिल कर दिया, तो आप किस चीज के बारे में हमें पूछ रहे हैं? देखिए तमन्ना जी, ये तो चोर के दाढ़ी में तिनके वाली बात है। सभी को मालूम है कि जब डील कोई इस तरह की होती है, ट्रांजैक्शन जब होता कंक्लूड होता है, तो और उसमें कभी आप जो एक नियम कानून को तोड़ के करते हैं, तो किसी न किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठे हुए लोग उसको ट्वीक करते हैं, जो रिलैक्स करते हैं गाइडलाइंस को, वो कांग्रेस की सरकार ने किया। अभी सापरा जी कह रहे थे कि कैबिन हाइट्स 1.8 मीटर जो बढ़ाया गया, कैबिन हाइट्स 1.8 मीटर, और ये डिसीजन के जो वीवीआईपीएस के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स लेंगे जो कि बॉर्डर एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जाने वाले के लिए 6000 हाइट की होनी चाहिए मीटर की। वो डिसीजन उस वक्त लिया गया था, लेकिन उसको रिलैक्स किया है यूपीए सरकार ने, और रिलैक्स करने से 1.8 मीटर जहां आपको ये फैक्ट नहीं पता है कि इससे पहले जो MI-8 के हेलीकॉप्टर है, वो MI-8 के हेलीकॉप्टर भी 4,500 की फीट पर, मीटर की हाइट पर ही उड़ते थे। अरे मैं निर्णय आपकी सरकार ने लिया है, नहीं आप नहीं लिया है। सापरा जी 2003 में वो 2006 में इन्होंने रिलैक्स किया 1.8 मीटर। सापरा जी, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी। एक मिनट, चरणजीत सिंह सापरा जी, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी। देखिए, फैक्ट ये है कि 2006 में, एक मिनट, अगर फैक्ट की बात करनी है तो मेरी बात आप सुन लीजिए। 2006 में फाइनली इस पर्टिकुलर डील के पैरामीटर तय किए गए। पूरी फाइल पढ़ाकर सुनाइए आज मनोहर पर्रिकर जी ने। जफर इस्लाम को पूरा करने दीजिए अपनी बात। प्लीज जफर इस्लाम जी। हाँ तो वही फाइल, वही एमओडी का एंटनी भी बोले हैं, एंटनी कोई अपने घर पे तो नहीं लेके आए थे। आपकी बात मैंने सुनी, एमओडी की बात ही आनंद शर्मा जी ने रखी। सापरा जी उनको बोलने दीजिए प्लीज, इट्स ओनली फेयर। सापरा जी उनको बोलने दीजिए। नहीं, ये खाली ये कहिए कि आनंद शर्मा और एके एंटनी ने क्या एमओडी के रेफरेंस से नहीं कहा? 2003 का उन्होंने। सापरा जी, मैं आपके पास आऊंगी, फिलहाल जफर इस्लाम जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज धैर्य रखें। देखिए तमन्ना जी, 1.8 मीटर कैबिन हाइट बढ़ाया तो सिर्फ सिंगल जो है एक ही कंपनी रह गई, ऑगस्टा वेस्टलैंड। ये जानते हुए भी कि एक ही कंपनी रहेगी, उसके बाद भी यूपीए गवर्नमेंट वेंट अहेड विद द ट्रांजैक्शन। दूसरी बात, जब ये 4500 मीटर किया तो अगर आप देखिए उस वक्त की डिफेंस की रिपोर्ट देखिए, जो कि ऑफकोर्स डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो फाइल गायब हो गई या आग लग गई, इससे खत्म हो गया, लेकिन डिफेंस के पास, आर्मी के पास वो फाइल थी जिसमें डिटेल दिखाए कि अगस्टा वेस्टलैंड के 3 हेलीकॉप्टर्स आने के बावजूद वो जो 4500 फीट मीटर जानी चाहिए थे फ्लाइट, वो भी नहीं कवर कर पाए, और उसमें कई फॉल्ट मिले जो कि जफर इस्लाम जी, ये सारी बातें हमने सुनी है, ये फैक्ट सामने आ चुकी है, क्योंकि 2013 से ये जांच चल रही है। अब ये समझाएं आप सिंपल चीज कि पिछले 2 साल में हम ये क्यों नहीं जान पाए कि किसने ये घूस लिया? क्योंकि वहां इटली में केस हो गया, एक लोअर कोर्ट ने फैसला दिया, उससे ऊपर कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, 4 साल की सजा हो गई, और अब वो वहां के सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। यहां भी अब तक हमें ये पता नहीं चला है कि 360 करोड़ घूस किसने लिया। जो फैक्ट आप बता रहे वो फैक्ट सामने में है, पब्लिक डोमेन में है, काफी सही है। आपकी बात से देखिए, वो उसके जवाब सुन लीजिए कि जब इन लोगों ने सीबीआई को रेफर किया था, हम लोग सरकार आने बाद हम लोगों ने इसको ईडी को रेफर किया, ईडी को भी रोप इन किया। उसके बाद जो ट्रेल है, मनी ट्रेल इतना आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए कई कंट्रीज की सपोर्ट चाहिए हमें। हमने कई कंट्रीज को लिखा, उसमें इंक्लूडिंग टूनिसिया को, मॉरिशस को, यूएई को, और भी कई कंट्रीज को लिखा है, यूके को, इटली को। उससे उन लेटर्स हमने भेजे हैं, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, जो कि 1,25,000 रिपोर्ट्स भी आए हमारे पास। वो कुछ दूसरे जो कुछ इटालियन में है, कुछ अलग लैंग्वेज में है, और उसको कन्वर्ट करके, उसको ट्रांसलेट करके उसकी तफसीलात देखी जा रही है। लेकिन मनी ट्रेल जो है
उस पे इंक्वायरी चल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रही है। और जो भी पैसा, मैं इससे कह रहा हूं, जो भी जिसने भी पैसा लिया है उसकी तफसील आएगी आगे और लोगों को पता चलेगा कि ब्राइब टेकर्स कौन थे, ब्राइब गिवर्स तो कन्विक्ट हो गए, ब्राइब टेकर्स कौन थे। और मैं साफ साफ ये कहता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं इटालियन कोर्ट ने अपने जजमेंट में इंडिकेट कर दिया है कि सोनिया गांधी के साथ साथ उनके जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं अहमद पटेल, यही और तो बात गलत है निगरानी में कि एजम्पशंस को आप एलिगेशन में बदलना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है भारतीय जनता पार्टी की। एक मिनट, दीपक शर्मा एजम्पशंस को एलिगेशन में बदलना। दीपक शर्मा जी, फैक्ट पे आते हैं। देखिए, आपने इस पूरे केस को डिटेल में स्टडी की है। आज एक ओवरडोज ऑफ फैक्ट्स आया है लोगों के सामने। दिन भर राज्यसभा में भी बहुत सारे फैक्ट्स गिनाए गए हैं। पूरी पिक्चर आपके मुताबिक क्या बन रही है? क्योंकि जो हमें समझ में आ रहा है कि अगस्ता वेस्टलैंड से बात भारत सरकार की काफी समय से चल रही थी, एनडीए के समय भी, यूपीए के समय भी। यूपीए के समय में भी कुछ फैसले लिए इसे कैंसिल करने के, एनडीए के समय पे अब 2014 के बाद इसको तेज किया गया। पूरी पिक्चर क्या निकल कर आ रही है? देखिए तमन्ना, आज जो पूरी बहस थी राज्यसभा में वो मैंने सुनी और उसमें आखिर में जो एक मतलब निकल के आता, देखिए चाहे कांग्रेस से अहमद पटेल बोल रहे हो, चाहे वो ए.के. एंटनी साहब बोल रहे हो, कोई हाइट की बात कर रहा है, कोई 2002 की ब्रजेश मिश्रा साहब ने इसको इनिशिएट किया था उसकी बात कर रहा है। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 2010 अप्रैल तक एक दिल्ली में बनी कंपनी के पास 2.16 मिलियन यूरो पैसा आता है। आईसीआईसीआई के 2 अकाउंट्स हैं दिल्ली में, डिफेंस कॉलोनी में, उसमें पैसा आता है। उसके बाद पैसा फैसिलिटेट होता है। 2012 में जब ये मामला खुल गया तो 2013 में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी क्यों फाइल हुई, केस क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? और अगर पीई फाइल हो गई थी तो साल भर क्यों लगा केस रजिस्टर होने में? ईडी को साल भर के बाद जब रिपोर्ट मिली तो नई सरकार जब आई तब इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू हुआ? तो कहीं ना कहीं आज जो पारिकर कह रहे थे कि एक इनविजिबल हैंड था, एक अदृश्य हाथ था जो इस पूरे जांच को गाइड कर रहा था। मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत जबरदस्त डिले हुआ है और एक टैक्टिकल डिले हुआ है जिसमें कई सुराग, कई सबूत, कई साक्ष्य एजेंसी के हाथ से निकल गए। अब जहां तक मनी ट्रेल की बात है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसमें ट्यूनीशिया भी है, इसमें यूएई भी है, इसमें मॉरिशस भी है, इसमें यूके भी है, इसमें इटली भी है, कई कंट्रीज हैं। तो ये एक इंटरनेशनल गैम्बिट है इसकी इन्वेस्टिगेशन का। अगर 2012 में यूपीए सीरियस थी, गंभीर थी और उसी वक्त जांच शुरू हो जाती तो आज ये नौबत ना आती। आज जो हम विच हंटिंग कर रहे हैं ये चीज ना होती। कहीं ना कहीं एक बहुत टैक्टिकल डिले रहा है और ये एक बहुत गंभीर विषय है। ओके, वाईपी सिंह जी, पिछले 2 साल में किसी भी तरह की टैक्टिकल डिले की पॉलिटिकल रीजनिंग तो नहीं नजर आती, क्योंकि आज बीजेपी दावा कर रही है कि वो चाहती है कि सच सामने आए। क्या जो टाइमलाइन निकल कर आया, वैसे जफर इस्लाम बात कर रहे थे टूनीशिया, यूएई वगैरह, मॉरिशस की, चरणजीत सिंह सापरा ने, क्या इतना समय लगना चाहिए? क्या जोर शोर से अब काम शुरू हुआ है? मेरे ख्याल से न काम पहले तेजी से हो रहा था न अब हो रहा है, क्योंकि कानून के जो प्रावधान है जिस तरह से काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। कानून कहता है कि जो रास्ता कानून ने दिखाया उस रास्ते से चलना आवश्यक है, लेकिन बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही इस बारे में सीरियस नहीं है। पार्लियामेंट में डिबेट का क्या महत्व है? उनको क्या अधिकार है? क्या उनको अधिकार है दलालों का अरेस्ट करने का? क्या उनको अधिकार है उनसे इंटेरोगेशन करने का कि आपने घूस प्राप्त किया तो आगे घूस किसको बढ़ाया? कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक एक्सरसाइज चल रही है, सिर्फ एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। इसमें बड़े बड़े दलाल शामिल हैं जो बीजेपी के भी दोस्त हैं, कांग्रेस के भी दोस्त हैं, और अगर गंभीर रूप से इसकी तफ्तीश होगी, वो सभी दलाल जो बीजेपी और कांग्रेस के मित्र हैं वो सब जो है गिरफ्तार होकर सीबीआई के जो है एक जघन्य इंटेरोगेशन में जो है उनसे उगलवाया जाएगा कौन क्या कहता है। ये दोनों पार्टी नहीं चाहती है, इसीलिए कानून का पालन नहीं हो रहा। नहीं तो कानून के हिसाब से अब तक क्या 2 साल पहले, 3 साल पहले जो है, 2 साल पहले जब केस रजिस्टर हुआ उसी समय जो है सभी दलालों को एक गिरफ्तार करके उनकी एक कड़ी कस्टडी में पूछताछ करके उन्होंने पैसा किसको दिया, कहां दिया,
किस जगह कैश में दिया, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वो सब जो है इस तरह के कई सबूत जो है वो हासिल करते थे। कुछ नहीं हुआ तो मुझे लगता है सिर्फ एक दूसरे पे लांछन लगाने की कार्रवाई चल रही है। ओके जी, विकास सिंह जी इसकी देखिए पूरी जो ट्रिगर रही है, क्योंकि काफी समय से जांच चल रही, पूरी ट्रिगर रही है कि इटली के एक कोर्ट में फैसला सुनाया गया जहां पर 4 साल की सजा दी गई अगस्ता वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी के सीईओ को, और उसमें नाम आए हैं एसपी त्यागी के। एक नोट अटैच की गई है जिसमें सोनिया गांधी का जिक्र है, वहां पर ट्रिगर पॉइंट है। अब कानूनी तौर पर हमें कैसे इसको आगे ले जाना है, क्योंकि फैक्चुअली बात करते हुए जो राजनीति हो रही है वो एक तरफ है, देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि इस केस में आगे कहां दिशा बढ़ रही है। देखिए, इसको आपको थोड़ा क्रोनोलॉजिकली समझना पड़ेगा। फरवरी 2013 में ये स्कैम सबसे पहले अनर्थ हुआ और वो भी पता चला इटली से कि इस तरह का कोई पे ऑफ हुआ है। अब आप कंपेयर कीजिए इटली में क्या चल रही है और लीगल प्रोसीजर और हमारे यहाँ क्या चल रही है। इटली में विद इन 15 मंथ्स इन्वेस्टिगेशन भी हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट भी हो जाता है, चार्जशीट के बाद मैटर ट्रायल हो जाता है और ट्रायल में अक्विट हो जाते हैं सारे, मतलब उनको दोषी नहीं पाया गया ओरिजिनली कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट जो इटली का है। उस पीरियड में अगर हम यहां पर इन्वेस्टिगेशन अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट कर देते तो एक एंड होता है पैसा देने वाले का एंड, एक होता है पैसा लेने वाले का एंड। देने वाले का एंड का इन्वेस्टिगेशन इटली में हो रहा था, लेने वाले का इन्वेस्टिगेशन साथ साथ यहां पर होना चाहिए था। उस 15 महीनों में कोई इन्वेस्टिगेशन यहां पर नहीं हुआ, क्योंकि सीबीआई जो है सब कोई जानता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर में होती है उसके खिलाफ अपने आप सीबीआई, अपने आप कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस को छोड़ दीजिए, अपने आप सीबीआई कभी भी ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करती है। तो सीबीआई ने और ईडी ने वो पूरा टाइम गंवा दिया जिस पीरियड में इटली का एक्विटल आ गया। अब जब एक्विटल आया तब एनडीए सरकार आ गई। एनडीए सरकार को उसके बावजूद भी अगर चाहते तो अपना इन्वेस्टिगेशन यहां कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन मेरे को लगता है इटली के एक्विटल के बाद ये भी ठंडे पड़ गए। इन्होंने कहा कि हम अगर करेंगे तो बोला जाएगा विच हंट कर रहे हैं, जब वहां से एक्विटल हो गया है तो फिर हम क्यों इस बात को छेड़े, जब वहां पैसा किसी ने दिया ही नहीं तो यहां लेने की बात कहां से आ सकती है। इस तरह से करके एनडीए सरकार भी ढीली पड़ गई। अगर वो पहला 15 महीने में अगर यहां पर कुछ इन्वेस्टिगेशन आगे जा चुका होता, कुछ लोगों को कस्टोडियल इंटरोगेशन हुआ होता। देखिए, पैसे इस तरह के डील में कोई सामने सामने तो दिए नहीं जाते, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन से तो दिए नहीं जाते। आपको सबको मालूम है कि जब भी यूपीए सरकार में डील होती थी तो कौन डिसाइड करता था सबको जानता है। उसके यस सिग्नल से एंटोनी जी जहां बोलते थे साइन कर देते थे। एंटोनी जी खुद चोर नहीं थे, लेकिन उनके बारे में उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन एंटोनी साहब जहां भी कोई इनको हाईकमांड से डिसीजन आता था कि इस चीज को अप्रूव करना है वो कर देते थे। मनमोहन सिंह जी भी कर देते थे। तो इसलिए अगर उस समय अगर कोई कस्टोडियल इंटरोगेशन होता, मामले में कोई सीरियसनेस होता, अगर इन्वेस्टिगेशन थोड़ा भी आगे बढ़ा होता, कुछ भी लीड्स मिले होते तो एनडीए सरकार को कंटिन्यू करना आसान था। अब एनडीए सरकार के आने के 2 साल के बाद अब अपील कोर्ट ने वहां पर उसको कन्विक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब जब कन्विक्शन में कन्वर्ट हो गया है तो अब ये बात आ रही है पब्लिक डोमेन में कि पैसा तो दिया गया, वहां से दिया गया तो फिर लिया किसने। इस बात तो जो हम लोगों ने जो 3-3.5 साल वेस्ट किया है, ये जो आपकी एक थ्योरी है कि क्योंकि वहां पर लोअर कोर्ट ने क्विट कर दिया तो हमारी एजेंसी ठंडी पड़ गई, अब एक कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहां पर एक्विटल होगा तो हम फिर से इसको छोड़ देंगे। संजय सिंह जी, हम फिर से इटली के कोर्ट के फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तमन्ना जी, इसीलिए तमन्ना जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तमन्ना जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको शुरू से जी नहीं तमन्ना जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा अपना इन्वेस्टिगेशन अगर हमको कुछ राह दिखा देता तो हमको इटली के कोर्ट से कोई मतलब ही नहीं था। हमारा इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर है? खैर संजय सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है, लेकिन हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े तब तो कुछ निकले। मेरा आपसे सवाल है पॉलिटिकल परसेप्शन का, क्योंकि अंत में ये पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगी, शायद बीजेपी अगुस्ता वेस्टलैंड की बातें करना छोड़ देगी कुछ दिन और सीबीआई और ईडी की जांच अपने पेस पर चलती रहेगी, आगे जाकर शायद ये निकल कर आएगा। लेकिन इस वक्त जो डैमेज होना था क्या वो हो चुका है?
देखिए तमन्ना, 2 दिन बाद फिर से ये इशू लोकसभा में आएगा और मुझे लगता है कि बीजेपी के आज जो बहुत सारे तेवर थे उन्होंने डायरेक्टली सोनिया गांधी को बहुत सारे जगह अटैक नहीं किया। मनोहर पर्रिकर के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो पहले कह रहे थे कि वो जब संसद में बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे, वो फैक्चुअल थे। हो सकता है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी होगी कि फैक्चुअल पार्ट कहो और व्यूअर्स अपने हिसाब से किसी जजमेंट पे पहुंचेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ बातें कही लेकिन उन्होंने नाम उनका नहीं लिया। देखिए, पूरा जो भी फैक्चुअल तथ्य पेश किए जा रहे थे वो सब एक डायरेक्शन में लीड कर रहे थे। वो इनविजिबल हैंड या मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर कौन है, जो तमाम फैसले वो जो हैं बदले जाते हैं, वो चाहे केबिन हाइट की हो या ऑगस्टा वेस्टलैंड उसमें क्वालिफाई नहीं करती उसके बाद की हो, या 6 गुना पैसे बढ़ा देने की बात हो, या वो फील्ड ट्रायल के लिए नहीं भी कम्पीट एलिजिबल है उसके बाद करवाओ, वो जहाज नहीं भी है उसके बाद उस जहाज को अग्री कर लो, और वो तमाम उस तरह की चीजें हैं। देखिए, पब्लिक परसेप्शन के हिसाब से कांग्रेस इस समय में काफी घिरी हुई है ऑगस्टा वेस्टलैंड पे, और ये उनके लिए बोफोर्स 2 है। अगर कांग्रेस इसमें किसी भी तरह का डिनाइल में रहना चाहती है तो वो रहे उस चीज को लेकर के, वो उनकी मर्जी है, उनकी स्वेच्छा है। पिछले कुछ दिन में जिस तरह की बातें आई हैं सोनिया गांधी के बारे में, अहमद पटेल के बारे में, बाकी कांग्रेस लीडर्स के बारे में, और फिर एक इशू जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है वो राहुल गांधी का उनके MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल में दुकान खरीदने की, या कनिष्क सिंह के जो संबंध हैं उन कंपनियों से, और हालांकि कनिष्क सिंह उसको डिनाई करते हैं लेकिन बाद में हैज के मतलब ये तमाम जो चीजें हैं वो एक पॉइंट पे डायरेक्ट करी कि कांग्रेस सरकार के दौरान न सिर्फ घोटाला हुआ बल्कि एक मैसिव जो कवर ऑपरेशन होता है या मास्टरली इनएक्शन, सरकार पूरे समय में यूपीए सरकार इनएक्शन में थी और अचानक वो जग जाती है और फिर इस फाइल पे ब्लैकलिस्टिंग में भी जाते जाते वो करती है। पब्लिक परसेप्शन में ये इमेज कांग्रेस के खिलाफ काफी स्ट्रांगली वो बन गया है, इसलिए शायद बीजेपी ने आज उतना खुल करके नाम नहीं लिया है। अब देखिए, जब लोकसभा में ये जाएगा तो वहां कौन से स्पीकर कैसे टैकल करते हैं। क्या सोनिया गांधी रिस्पॉन्ड करेंगी जैसे अहमद पटेल ने आज राज्यसभा में अपने ऊपर एलिगेशंस को रिस्पॉन्ड किया? क्या इसमें अब जरूरी नहीं है कि लोकसभा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुद रिस्पॉन्ड करें, बस ये ना कहे कि हमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्स पर जो सामने एलिगेशन आए हैं, आरोप आए हैं, वो काफी गंभीर हैं और सीधे जिस तरह का इशारा किया जा रहा है कि आप जरूरी नहीं है कि वो आकर खुद रिस्पॉन्ड करें। देखिए, ऐसा है कि लोकसभा में कौन रिस्पॉन्ड करेगा, क्या सिचुएशन होगी, वो तो 1-2 दिन में तय होगा। लेकिन आज जो परसेप्शन बन रहा है उसमें ये भी परसेप्शन है, लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जिस कंपनी को 3 जुलाई को बैन किया गया उसको 22 अगस्त को मेक इन इंडिया के एरोस्पेस जो उनकी एग्जीबिशन थी उसमें पार्टिसिपेट क्यों करने दिया एनडीए की सरकार ने। फिर उनको जो आपका विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उसने क्लियरेंस क्यों दिया? जवाब दे दूं अभी? उनको 1 मिनट मुझे तो कंप्लीट करने दो, मुझे कंप्लीट करने दो ना। FIPB ने उसको क्लियरेंस क्यों दिया? ताकि वो रोटोक्राफ्ट के साथ कंसोर्शियम करे। अब आप एक तरफ उसको चोर कह रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि भी इन्होंने ब्लैकलिस्ट हुआ, ये सारा काम हुआ है, फिर आप उसको प्रमोशन दे रहे हैं, आप उसको उस आगे इस देश में कुछ बेचने का आप उसको मौका दे रहे हैं। ये सारी बातें कहीं ना कहीं संदेह जताती हैं। आपने जेपीसी अलाउ नहीं होने दी, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं संदेह देती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता, या जिस तरह से वाईपी सिंह जी ने कहा कि कुछ ऐसे दलाल इस देश में है जो सभी पार्टियों में लिंक्ड है, और वो दलालों की खोज करना बहुत जरूरी है। वाईपी सिंह दोनों पार्टी की बात कर रहे थे। हम आपस नहीं, मैं ये वाईपी सिंह ने सप्रा पहले तो ये कबूल कर रहे हैं, ये दलाल जो है ना नेशनल टेलीविजन पे आप सप्रा जी आप तो कबूल कर रहे हैं कि आपके लोग उसमें किकबैक लिए हुए हैं। लिया उन लोगों ने, पहली बात तो आपने कबूल किया है। नहीं, अच्छी बात है कि आप पहले जो लोग सवाल पूछा सापरा जी ने, उसका जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी कि आप एयर शो में भी इस कंपनी को बुलाते हैं, आप इनको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में भी शामिल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है। एक मिनट सापरा जी, कांग्रेस पार्टी ऊपर एलिगेशन नहीं लगाती है। आपको यहाँ कोई डराने के लिए भी कहा है सुप्रीम कोर्ट आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने दीजिए इनको। आपने जो सवाल पूछा सापरा जी, इसका जवाब देने दीजिए इनको। सब कुछ आपका है,
आप तहकीकात करिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी। सभी कांग्रेस नेताओं ने यही बात कही है जी। अरे आप बस करिए सफरा जी, सुन लीजिए अब जवाब। देखिए, पहली बात इन्होंने कही कि जुलाई 2014, 3 जुलाई 2014 को हमने इन पे बैन किया था। देखिए 3 जुलाई 2014 में वही कह रहा हूं, हमने उस पे बैन किया था, लेकिन उससे पहले मालूम होना चाहिए उनको कि हमने सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी तो 9 जून को इस पे हमने कंप्लीट इस पे ब्लैकलिस्ट के बैन किया, इससे प्रोक्योरमेंट पे, और उस मैटर को हमने रेफर किया अटॉर्नी जनरल को। सरकार ने अटॉर्नी जनरल के ओपिनियन को जब आया, उसके ओपिनियन में ये लिखा था कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जो है उस पर इम्पैक्ट हो जाएगा अगर इसके जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसको कंटिन्यू नहीं किया जाए, इसलिए कि बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स वो सप्लाई करते थे। इसलिए फ्यूचर जो प्रोक्योरमेंट है अगस्ता वेस्टलैंड पे उस पर बैन कंटिन्यू रहेगा। जो है आपके देश को गैर करके लूट रही है, आप उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, और फिर आप नहीं एक मिनट सुनिए, आड़ में आकर के और फिर उसको आप यहाँ बिल्कुल नहीं सुनिए सापरा जी, आपको पता है एक मिनट जाफर इस्लाम जी, इस बात का आप साफ जवाब दें कि क्यों इस कंपनी को एंट्री दी गई। लेकर के जवाब, अरे आप जवाब तो सुन लीजिए, आने का मौका दे रहे हैं। आप देखिए कि जब एक कंसोर्शियम बना करके तो उनको जवाब देने दीजिए ना सापरा जी, उनको जवाब देने दीजिए, 1 मिनट उनको जवाब देने दीजिए। पहले जवाब सुन लीजिए। होता है ना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सापरा जी और जफर इस्लाम जी, आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो कितनी बात समझ में आएगी? आप खुद सोचिए, आप दोनों एक साथ बात करेंगे तो किसी बात समझ में आएगी? सापरा जी, आप प्लीज उनको जवाब देने दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। जी जफर इस्लाम जी, स्पेसिफिकली इस बात की कि अगर जब आपने ब्लैकलिस्ट किया, बैन किया, तो फिर से आने क्यों दिया? हाँ सुनिए, उसका हमने ब्लैकलिस्ट किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कुछ भी प्रोक्योर नहीं करेगी। मेक इन इंडिया, उसमें कोई प्राइवेट कंपनीज अगर खरीदती है, उससे एयरक्राफ्ट खरीदती है, चॉपर खरीदती है, तो हमें उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उससे कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। बन जाए और दूसरे केस में उसको मौका दिया जाए। जवाब देने दीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग जवाब है, वो सुनना चाहती हूँ। सब जवाब देता हूँ आपको। FIBP पे अप्रूवल के बारे में कह रहे हैं, ये इनकी सरकार थी, 2011 में था। नहीं, आप अपनी सरकार की बात बताएं, आप अपनी सरकार की बात बताएं। 2011 में वो कंपनी ब्लैकलिस्ट नहीं थी जफर जी, 2011 में वो ब्लैकलिस्ट नहीं थी। कोई 2011 में वो ब्लैकलिस्ट थी क्या? आप इसका जवाब दीजिए ना। जवाब सुनना है उनका। सापरा जी, जफर ये बताएं 2011 में अगस्ता वेस्टलैंड क्या ब्लैकलिस्ट थी क्या? था वो, उसको अप्रूवल 2011 में मिला, उसको फिर उन्होंने चेंज किया। जो नहीं जफर इस्लाम जी, आप टॉपिक से हट रहे हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमको समझना है। आप कह रहे हैं कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के लिए बैन कर दिया, लेकिन प्राइवेट कंपनी से बिजनेस करे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर ये पता है कि एक कंपनी करप्ट है, उस पर आरोप है, उस पर जांच चल रही है, तब आपको किसी भी हाल में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन में कैसे जुड़ने दे सकते हैं? जाफर इस्लाम जी। तमन्ना जी, मेक इन इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, उसमें प्राइवेट कंपनियां भी पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, किसको दिशाभूल कर रहे हैं? सप्रा जी जवाब सुन लीजिए। सप्रा जी, डोंट डिस्टर्ब। प्रोजेक्ट सरकार का है कि नहीं? जवाब सुनना जरूरी है, जवाब सुनना जरूरी है। 1 मिनट जी, आप एक काम कीजिए, सप्रा जी को पहले बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। नहीं, आप ही बोलिए, ये इस पर तो आपको बोलना चाहिए। बोलिए आप जफर इस्लाम जी। हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि देखिए मेक इन इंडिया बहुत क्लियर है कि वो उसमें कोई भी कंपनी पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उससे कोई इसका वो प्रोक्योर नहीं करेगा। ये रिस्ट्रिक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे था। मेक इन इंडिया, नॉट ब्राइब इन इंडिया। आप उनको क्यों बुला रहे हैं? ना तो नहीं, 1 मिनट। ब्राइब इन इंडिया, आप ब्राइब जो कर रहे हैं, अगर वो किसी के साथ ट्रांजैक्शन, जिस ट्रांजैक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, उस पर बैन लगा है, उस पर हमने बैन हटाया नहीं उस पर। लेकिन अगर वो कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट जगह में चोरी करने का मौका दे सकते हैं। सिर्फ सरकार रामकृपाल जी पहले ये कह रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज क्या अगर देखिए जो गड़बड़ियां हुई वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, स्कैम है, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरे ये समझ के बाहर है, उसके बाद भी आप मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में बुलाते हैं, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तमन्ना जी, आपको नहीं तमन्ना जी, रामकृपाल जी की बात सुन लीजिए आप प्लीज।
बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रवक्ता से मेरा रिक्वेस्ट है, आप अब एक्सपर्ट्स की भी राय सुन लीजिए। जरा सुन लीजिए। आज राज्यसभा में को चुप कराइए। भूतपूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री ने सारे तथ्य रखे हैं। अभी भी यहाँ जो बातें हो रही हैं, लगता है वो भी ध्यान से नहीं इन लोगों ने सुना है। खुद एंटोनी ने कहा है कि ब्लैकलिस्ट कंपनी को हम अगर करते उस समय तो क्या दिक्कतें आती, इसलिए हम वेट कर रहे थे, क्योंकि ये एडवाइस दी गई थी कि ब्लैकलिस्ट अभी मत कीजिए वरना प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें पैसे वापस लेने थे। फिर उन्होंने कहा, इसके बाद क्या हुआ कि ये सरकार बदली और ये आ गए। प्लीज कम से कम आप लोग अपने डिफेंस मिनिस्टर के तथ्यों को जानिए। दूसरी बात, एक बात मैं पूछ रहा हूं जफर साहब आपसे भी, ये बताइए कि ये 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि इस साल अप्रैल में ऐसा कौन सा नया सबूत आपको मिल गया कि अचानक इतना हंगामा हुआ है? खुद एंटोनी ने 2013 में कहा था करप्शन हुआ है, घूस लिया गया है। आपको एंटोनी की बात का भरोसा नहीं था जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको इटली की उस अदालत का एक ट्रायल कोर्ट ने किया, आपकी सरकार ने, यूपीए सरकार ने FIR किया था। सुन लीजिए प्लीज। सिर्फ इसलिए आज की तारीख में भी सोनिया गांधी या किसी पर एक्यूज नहीं। मैंने अभी इटली के जज का एक चैनल ने इंटरव्यू किया है, मैं सुन के आ रहा हूं। उसने कहा है कि वी हैव नॉट, हमने किसी पर कोई ये चार्ज नहीं फ्रेम, मतलब हमने किसी पर कोई वो नहीं किया हुआ है, न किसी को कोई एविडेंस नहीं है, हमने कोई ट्रेसेस ऑफ एविडेंस नहीं है। क्या बात आप लोग कर रहे हैं? और सारा देखिए, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां फाइल बनाना चाहती हैं, कल्प्रिट को पनिश करना इनका मकसद नहीं है। रीजनल पार्टीज ईमानदारी से आज कह रही हैं, बल्कि सीपीएम के मिस्टर सेन ने तो यह भी कहा कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, सीबीआई उसके लिए फाइन होती है और उसका रेगुलेटर उसके हाथ में होता है, जब चाहो फाइन तेज कर दो, जब चाहो कम कर दो। ऐसा क्या हुआ भाजपा को, आज एनडीए सरकार को कौन सा नया तथ्य मिल गया कि आज इतना हंगामा कर रहे हैं? और आप सीबीआई हो गए हैं क्या? जांच करना सीबीआई का काम है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि इसमें अहमद पटेल हैं या सोनिया गांधी हैं? और यही हालत कांग्रेस नहीं, अगर है तो आप प्रूफ कीजिए और पूरी कानूनी कार्रवाई सामने ले जाइए, या फिर क्या ये उसकी शुरुआत है? आप देखिए, रामकृपाल जी आपके पास है, रामकृपाल जी, आप सोनिया गांधी और रामकृपाल जी प्लीज पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए देखिए, मैं यूपीए और एनडीए दोनों को कह रहा हूँ, दोनों नहीं चाहते हैं। आज आप देखिए कि दूसरी पार्टी जो गैर कांग्रेस गैर बीजेपी पार्टियां हैं वो क्या कह रही हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। हम आपको सुनाते हैं कि शरद यादव, मायावती और ये राजा भी क्या कह रहे हैं, सारी बाइट्स आपको सुनाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जांच करवाइए, आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग मत कीजिए। ये आपको सुनाते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों से बाहर और आज हमने सदन में देखा, वो एक ऐसा मिथ्या प्रचार हो रहा है, एक ऐसा प्रचार जो केवल राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, पर लोगों को गुमराह करने का, नाम बदनाम करने का और अपनी नाकामयाबियों से, अपनी कारगुजारियों से लोगों का ध्यान हटाने का। क्यों दे रहे हो आप? आपके पास पूरा संविधान है, फोर्स है, पुलिस है, फौज है, ईडी है, सीबीआई है। इतने हथियार लेने के बाद भी फिर बयानबाजी कर रहे, फिर गाल बजा रहे। क्यों गाल बजा रहे? आपको गाल बजाने के लिए नहीं दिया, हमको दिया गाल बजाने के लिए। हम बजाएंगे, आप क्या कर रहे हो? ये क्यों तमाशा कर रहे हैं? इस पूरी पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे? ये जो मामला है इसमें कोई दम नहीं है। मैं इसकी दम तब मानूंगा कि आप पकड़ करके जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आपके पास सरकार है, पकड़ करके उनको दूध का दूध, पानी का पानी करो। इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसलिए मंत्री जी इधर बैठे हैं, आप माननीय प्रधानमंत्री जी से इसके ऊपर चर्चा करें और इस मामले की जो सीबीआई जो जांच हो रही है इस मामले की, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कराई जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी देशवासियों के सामने आ सके। लेट देयर बी सुप्रीम कोर्ट monitoring, supervision on the case,
Why not? That's what we want to ask. Government should respond. Government should tell us what is your understanding. Are you trying to use it only for political purpose or to fight corruption? And I tell both sides or all the sides, let us not politicalize the fight against corruption. अगुस्ता की आग आज कांग्रेस पार्टी को जरूर महसूस हो रही है, लेकिन सारे खुलासों की कड़ी में मीडिया भी पीछे नहीं है। आज देखिए कि राज्यसभा के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया पर क्या कहा। Christian Michel was given 6 million euros to manage the media in India in favor of the deal. Please. समझने बिना बोलिए। Now, there I wanted the government to go into this question as to who those journalists or newspapers are. This is also a cancer part of the corruption in the country, and therefore I would like the government to go into this matter. संजय सिंह, ये भी एक ऐसा आरोप है जिस पर लोग बहुत सारी बातें करेंगे और लोगों के मन में भी है कि वो कौन पत्रकार थे, कौन से मीडिया आउटलेट्स थे जो इस पूरे स्कैम का हिस्सा थे। देखिए, ये काफी अहम पहलू है इस पूरे प्रकरण का, और इसी में नहीं, इसके पहले राडिया टेप्स आई थी, उसमें भी ये प्रकरण उजागर हुआ था कि किस तरह से कई सारे समय जर्नलिस्ट किसी कॉरपोरेट हाउस के साथ किसी और तरह के मोटिव में मिलकर के काम करते हैं और उसमें पैसे का भी हेरफेर होता है। इस तरह की बातें मतलब हमारे जो पीयर ग्रुप है उसमें कई बार इनफॉर्मल स्तर पे बात होती है, लेकिन यहाँ कुछ तथ्य ऐसे आए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी सही कह रहे हैं, सरकार अगर बाकी पहलू को जांच कर रही है तो इस पहलू पे जांच करना लाजिमी है, क्योंकि देखिए इसमें जो पत्रकार होंगे वो इन्फ्लुएंशियल पत्रकार हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े भी होंगे वो इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिनकी रीच काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अदरवाइज कोई ऐसे किसी को पैसे नहीं देता जिनकी रीच और जिनका इन्फ्लुएंस, जिनकी राइटिंग या बोलने की नहीं हो। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट मसला है जिसको अनफॉर्चुनेटली बाकी किसी और ने इस चीज पे तवज्जो नहीं दी। ये एक चर्चा का विषय है जो विषय पे चर्चा होनी चाहिए। इनफैक्ट दूसरी चीज एक और भी मैं तमन्ना कहना चाहता था, विकास सिंह कुछ काफी अहम बात कर रहे थे, उसको शायद हमारे बाकी पैनलिस्ट ने उतना ध्यान नहीं दिया। साथ में एक चीज जेपीसी की बार बार एक जिक्र आ रहा था। देखिए, दो जो जेपीसी हाल के घोटालों पे बनी, 2G का और बोफोर्स का, दोनों के आप देख लीजिए कि फाइंडिंग्स क्या है। तो इस केस में अगर आप बोफोर्स जेपीसी बनाते तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं रह जाती थी। ओके, विकास सिंह जी, मीडिया के पहलू पर अब तक कोई जांच नहीं हुई है, ये कितना जरूरी है आपके मुताबिक? और सबसे बड़ी बात, कितनी उम्मीद है आपको कि सारे शोर शराबे के खत्म होने के बाद ये जांच जो चल रही है ईडी और सीबीआई की, वो कंक्लूसिवली खत्म होगी? देखिए, जांच जो अभी चल रही है वो डिले तो बहुत ज्यादा हो गया है, और डिले होने से बहुत से एविडेंस जो है या तो मिट जाते हैं या उनका तथ्य कमजोर हो जाता है। तो इसलिए जो अक्यूज्ड को डिले का जो फायदा नॉर्मली मिलता है इस तरह के मामले में, वो फायदा तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी भी अगर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर अभी भी बहुत अगर तेजी से और फास्ट इंक्वायरी करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो संभव है कि अभी भी तथ्य तक जा सकते हैं और लोगों को अभी भी पकड़ा जा सकता है कि आफ्टरऑल पैसा गया किस रूट से, किसके पास गया। क्योंकि पैसा दिया गया ये तो पक्की बात है, पैसा लिया किसने, जिसने डिसीजन मेकर नहीं लिया होगा, जिस डिसीजन मेकर ने किसके कहने पे लिया, कहां से उसको इशारा मिला डिसीजन लेने के लिए, वो सारी बातें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही आ सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहे सही तरीके से तो ये अभी भी काफी हद तक इसमें हो सकता है, लेकिन कितने सीरियसली करेंगे
कोई पॉलिटिकल कहीं इसमें कोई बायआउट तो नहीं हो जाएगा, कोई इन लोगों में समझौता तो नहीं हो जाएगा। तमन्ना जी, मैं बड़े बड़े पार्टीज हैं, एक दूसरे के यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स का कभी कभी इसमें आ जाता है वो मसला। ओके। तो इसलिए वो अगर कोई सेटलमेंट हो जाए तो शायद इसको अभी भी अंजाम ना दिया जाए, लेकिन अगर सीबीआई को इंडिपेंडेंट तरीके से, ईडी को इंडिपेंडेंट तरीके से इसको अभी भी इन्वेस्टिगेट करना है। तमन्ना जी, बात का रिस्पॉन्स एक्सपर्ट्स का एक व्यू ले लें। विकास सिंह जी, एक बात जो आप कह रहे हो, सब कह रहे हैं कि पैसे दिए गए, ये तो क्लियर है। अब सवाल है कि किसने लिए गए हैं, बार बार संसद में भी कहा गया है पैसे दिए गए हैं। ये सिद्ध हुआ है अब तक इटली के कोर्ट में। क्या हमारे किसी एजेंसी ने ये प्रूव किया है? क्या इसका कोई नॉलेज है हमारे पास इंडिपेंडेंटली करने का? कोई ऐसा है ना तमन्ना जी कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कुछ अगर इसमें तहकीकात करेंगे तब तो पता चलेगा ना। अगर ये कोई पब्लिक डोमेन में तो पैसा दिया नहीं जाता है। ये सब तो बड़े सीक्रेट तरीके से सारे डील होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन से ही तो पता चलेगा। लेकिन सारे जो तथ्य अभी तक सामने आए हैं, नहीं, क्या तथ्य सामने? दीपक शर्मा जी, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब नॉलेज करें ब्रास टैक्स, तथ्य ये सामने आए हैं कि कुछ खराब डिसीजंस लिए गए। ठीक है, ये डिसीजन लिया गया कि आप कंडीशंस चेंज करेंगे, आपने फील्ड ट्रायल में छूट दे दी, आपने वारंटी में छूट दे दी, आपने सारे पैसे भी दिए। उसमें इंटेंशन हमने खुद इंडिपेंडेंटली कहाँ प्रूव की है? हमने कहाँ प्रूव की है कि 360 करोड़ का ब्राइब दिया गया? जी, किसने लिया वो तो बात की बात है। अभी जो मैं बहस यहाँ सुन रहा हूँ, जो यहाँ पर बहस सुन रहा हूँ, जिस तरह से सदन में जो बहस हुई उसी तरह की बहस स्टूडियो में भी दिख रही है। सवाल इस बात का है कि इटली का जो एम्बिट था इन्वेस्टिगेशन का, उनका फोकस था कि उनकी कंपनी के किन लोगों ने हिंदुस्तान में ब्राइब दी है और ये डील क्रैक करी है। ओके। और वो इन्वेस्टिगेशन जो उनको टिप ऑफ मिला, वो स्विट्जरलैंड में जाके उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और हैशके का बयान उसकी कार से रिकॉर्ड किया। और उसके बाद दुनिया के तमाम जगहों से, यूके से उन्होंने क्रिश्चियन मिशेल को बुलाया है। तो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन 15 महीने में किया। लेकिन हिंदुस्तान में जहां पर ब्राइब ली गई, जहां पर रिश्वत ली गई, पिछले 3 सालों से हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ा है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर सीबीआई ने कहा कि हमारे यहाँ वैकेंसीज की शॉर्टेज है, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर ज्यादा है, सीबीआई कोलैप्स कर जाएगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करते हैं, पिछले 2 सालों से करीबन साल भर तक वहां पर कोई डायरेक्टर नहीं था, बाद में कर्नैल सिंह को बनाया गया। तो एक तो एजेंसीज जो है उनको कैसे काम करना है, मुझे लगता है कि मोदी जी सदन में सुब्रमण्यम स्वामी को ला रहे हैं, वहां पर एग्रेसिव हो रहे हैं। मोदी जी एजेंसीज में एग्रेसिव हो जाएं। अगर जांच एजेंसी में अगर हम एक्सपर्डाइट करें तो कुछ फैसला आ सकता है। आपकी बात जिन्होंने फैसला लिया वो पकड़े जा सकते हैं। थोड़ा सा अलग, मैं एक चीज पूछ रही हूँ वाईपी सिंह जी, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि आखिर में ये केस एक कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाकर भारत की कोर्ट पहले पूछेगी कि क्या प्रमाण है कि ब्राइब दिए गए, तब क्या ये कहा जाएगा कि देखिए क्योंकि इटली की एक कोर्ट ने ब्राइब देने के लिए किसी को सजा दी है। हमारे खुद की इन्वेस्टिगेशन, हमारा खुद का प्रूफ कहाँ है? किस बेसिस पर बार बार हमारे पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि ब्राइब देने वाले तो पकड़े गए हैं, पता चल गया कि ब्राइब दिया गया है, अब लेने वालों को पकड़ो। हाउ डू वी नो? देखिए, इसमें 2 तरह के ब्राइब्स दी गई हैं। एक तो जैसे पत्रकारों पे लांछन लगा है, उस पे सीबीआई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पत्रकार एक प्राइवेट व्यक्ति है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है, उस पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगता है। और अगर मुंह चप करने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, न लिखने के लिए पत्रकार पैसा लिखता है तो ये कोई किसी भी कानून में ये ऑफेंस नहीं है। दूसरा, जहां तक पब्लिक सर्वेंट्स की बात है, ये पूरा का पूरा इसका केंद्र बिंदु जो है हमारे दलाल है वो है। लेकिन मैं ये देखता हूं, बंबई में देखता हूं, दिल्ली में ज्यादा देखता हूं कि जो दलाल लोग की जो मंडली है जो यूपीए के टाइम में थी उससे वो अधिक बलवान बन गई है। आज के जो बीजेपी सरकार है उस समय जगह जगह गली गली पे दलाल घूम रहे हैं। इनमें इतनी गहरी नेटवर्किंग है कि ये एक दूसरे को बचाने की चेष्टा करते रहते हैं। और इसी की वजह से जब तक ये सब दलाल मंडली, सीबीआई उनको गिरफ्तार करके कस्टोडियल इंटेरोगेशन करके कड़ी पूछताछ नहीं करती है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। और इस तरह की एक दूसरे पे लांछन लगते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये दलालों को गिरफ्तार करके इनकी कड़ी को बिल्कुल एक सुचारू रूप से स्थापित करना,
ये एक सीबीआई का काम है। दलाल सीबीआई अपने वैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रही है इस दिशा में। दलाल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जफर इस्लाम जी, इस पर भी आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन दलाल एक मिडिल मैन है, एक सप्लाई एक डिमांड है, इसलिए दलाल पैदा होते ही किसी भी बिजनेस की सच्चाई है। यहाँ पर असली टारगेट तो आपका एक पॉलिटिकल टारगेट है। देखिए तमन्ना जी, सबसे पहले तो दलालों के बारे में अगर बात करते हैं तो आप राम कृपाल जी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने इनिशिएटिव नहीं लिया है, अभी इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि 24 सितंबर 2015 में हमने नॉन वेलेबल वारंट इशू किया है क्रिश्चियन मिशेल के अगेंस्ट से। 25 नवंबर 2015 को हमने इंटरपोल रेड अलर्ट किया है उसके अगेंस्ट में, और 4 जनवरी 2016 को हमने यूके गवर्नमेंट से उसके एक्सट्राडिशन की डिमांड की है। उसके बाद फरवरी में ईडी ने भी उस पर उसी तरह की कार्रवाई की कोशिश की है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सही कह रहे थे वाईपी सिंह साहब के, जो बिचौलिया बीच में है, जो मिडिल मैन है, उसको पकड़ना पड़ेगा और उससे हमें सारी चीजें पता चलेंगी। और हमारी पूरी कोशिश इस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की है कि किसी तरह भी क्रिश्चियन मिशेल को पकड़ के यहाँ पर उनसे जितनी भी सारी क्रिश्चियन मिशेल की आप बात कर रहे हैं जफर इस्लाम जी, और सापरा जी आप जरूर जवाब दीजिए, लेकिन इस पर दीपक शर्मा जी आप भी एग्री करेंगे। मैं इनका इंटरव्यू देख रही थी जहाँ उनकी लॉयर कहती है कि क्रिश्चियन मिशेल आकर सब बोलने को तैयार है, बस आप उनकी तरफ से वो वारंट जो है वो हटा दीजिए। क्या हमने अप्रोच देखिए कोई अक्यूज जो है वो अक्यूज के साथ उसकी बात नहीं, इसका मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। मैं जफर भाई से कुछ कहना चाहता हूँ। जी दीपक, जफर भाई से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने बताया कि कब एक्सट्रीडिशन ट्रीटी के उन्होंने इनिशिएट किया है, कब इंटरपोल का रेड कॉर्नर दिया है। 2 दिन पहले क्रिश्चियन मिशेल साहब दुबई में थे, उनका टेलीफोन नंबर चाहिए तो मुझसे आप ले सकते हैं। उनसे पत्रकार बात कर रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही है क्रिश्चियन मिशेल से, वो अप्रूवर बनना चाहते हैं। तो मैं जफर साहब कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने सदन में सुब्रमण्यम स्वामी को लाए और लोगों को लाए, आपने एक रणनीति बनाई कांग्रेस को काउंटर करने के लिए, अगर यही रणनीति आप ईडी में और सीबीआई में बनाए, फोकस करें जांच पर, तो मुझे लगता है कि कुछ नतीजा सामने आएगा और ये विच हंटिंग का जो गेम है ये खत्म हो सकता है। दीपक शर्मा जी, मुझे लगता है अभी भी प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। चरण जी, सापरा जी का एक आप जवाब सुन लीजिए, फिर आप उसका रिस्पॉन्स दीजिए। जी सापरा जी। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये विच हंटिंग की वजह से ये सारा कॉम्प्लिकेट हो रहा है इशू। भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को इस केस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और सीबीआई को छूट देनी चाहिए। नहीं तो आज कांग्रेस ने डिमांड किया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस केस को सीबीआई ने हैंडल करना चाहिए, तो वो इजाजत देनी चाहिए। रहे तो सीबीआई को जिस तरह से 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए ना। आपने किस तरह से सीबीआई को बीजेपी के प्रवक्ता, सारे पैनलिस्ट जानते हैं, सारे हिंदुस्तान जानता है। मुझे बोलने दीजिए ना। इस तरह के बयान से सरकार अपना काम करे और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम करे और सीबीआई अपना काम करे। आप लोग इस बात बोलने का मौका देंगे क्या? नहीं, आप बोलिए। एक मिनट, जफर इस्लाम जी आप उनको बोलने दीजिए। आप देखिए, तो जफर जी लेट हिम कंप्लीट, क्योंकि जो वो टोकते हैं आपको भी अच्छा नहीं लगता है, तो एक करके बोले। हम तो खुद उसको फॉलो कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ये तो जवाब नहीं दे सके कि 2 साल उनकी सीबीआई ने क्या किया, कोई निर्णायक स्थिति पर आपने पहुंचाया नहीं है। एक मेरा सवाल, आप पहले मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए है। मेरे पास एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए है। मेरा एक सवाल जवाब कौन देगा? एक मिनट रुकिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल है जो इन्होंने कहा कि ये इस कंपनी को रोटोक्राफ्ट कंपनी जो है वो रोटोक्राफ्ट कंपनी जिसका जिक्र किया वो भी हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है, वो कोई दूसरी कंपनी नहीं है। आप मेरा एक सवाल सुनेंगे प्लीज। जो डिफेंस को हेलीकॉप्टर आप मेरा एक सवाल सुनेंगे। मैं आपका थोड़ा ऑडियो कम कर रही हूँ, मैं थोड़ा ऑडियो आपका कम कर रही हूँ इस उम्मीद में कि आप मेरा एक सवाल सुनेंगे। चरणजीत सिंह सापरा जी, क्या आप मेरा सवाल सुनने को तैयार हैं? दिनों में हुआ है। ओके, मेरा सवाल आपसे ये है। तैयार हूँ, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ा टॉलरेंस रखें। नहीं, आप मेरे सवाल सुनने का टॉलरेंस रखें। मेरा आपसे ये सिंपल सा सवाल है, अगर ये स्कैम निकल कर आया 2013 में और ये कॉन्ट्रैक्ट की बात शुरू हुई 2005-2006 में, ये आप लोग भी मानते हैं कि ब्राइब दिया गया था, एके एंटनी ने ये कहा है, तो किसको दिया जा सकता था? बिल्कुल।
कौन हो सकते थे ऐसे पावरफुल लोग जो एक बड़े इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? वो किस पार्टी के हो सकते हैं सापरा जी? देखिए यही सारी चीजों का तहकीकात सीबीआई को करना है, तहकीकात तो होगी, आईबी को करना कॉमन सेंस, तमाम संस्थाएं इनकी है। इन्होंने आप जवाब आज कॉमन सेंस पे नहीं ना चल रहा है, लोगों ने लिया है। केस कॉमन सेंस पे चलता होता तो पहले कहा है चलता होता तो इटली में निर्णय नहीं आता था। ये केस कॉमन सेंस पे नहीं चल सकता। अगर मीडिया कॉमन सेंस पे कॉमन सेंस पर कहाँ चला रहे? कॉमन सेंस की तो आजकल कोई वैल्यू ही नहीं है सापरा जी। ऐसा नहीं है, वो तो आप छोड़िए, हम कॉमन सेंस की वैल्यू की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं। बस एक सिंपल सवाल था आपसे, इसका जवाब अगर आप दे पाए, अगर कोई इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकता है उस समय पर तो कौन हो सकता है? मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल शायद। और क्या वाकई इसका जवाब ढूंढने में कोई भी इंटरेस्टेड है? ये भी एक सवाल बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।